के सामान्य निर्वाचन को लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो आचार संहिता लागू हुई है उसके अंतर्गत अधिकतर लोगों पे ये गाइडलाइन लागू हो गई है। सबसे पहले तो राजनीतिक दल हैं या प्रोस्पेक्टिव जो कैंडिडेट्स हैं, इसके बाद जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी विभाग हैं, और इसके अलावा जो भी इलेक्शन मशीनरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो फोर्सेस के लोग हों, चाहे अन्य प्रकार से सर्विस प्रोवाइडर्स हों, जैसे प्रिंटिंग प्रेस है, मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स हैं, मीडिया है या प्रिंटर पब्लिशर हैं, इन सब के ऊपर गाइडलाइन लागू हो गई हैं। उन्हीं गाइडलाइंस को बताने का कार्य आज अलग अलग बैठकें करके उनको क्लियर किया जा रहा है। जो फॉर्मेट्स प्रिस्क्राइब्ड है वो भी दिए जा रहे हैं। इनको लागू कराने का कार्य मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो टीम्स बनाई जाती हैं उसके माध्यम से चालू भी हो गया है। हमारे फ्लाइंग स्क्वाड टीम, हमारे स्टैटिक सर्विलांस टीम ये सारी कार्य करनी प्रारंभ कर चुकी हैं। इसी के साथ राजनीतिक प्रचार सामग्री हटाने का कार्य जो 72 घंटे में करना होता है उसको हर विधानसभा की 5 टीमें बना के 40 टीमों के माध्यम से 8 तारीख को ही चालू करा दिया गया था। 48 घंटे आज हो जाएंगे, लगभग सारी प्रचार सामग्री आज हट जाएंगी। जो भी बची है वो कल तक हटाई जानी है, वो कार्य भी चालू हो गया है। और इसी के साथ विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, जैसे पोलिंग स्टेशंस के हैं, ईवीएम के हैं, वोटर लिस्ट के हैं, ये सारे कार्य भी चालू कर दिए गए हैं। कुल मिला के सारी तैयारियाँ वाराणसी में प्रारंभ कर दी गई हैं। सर, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, किस तरीके की पाबंदियां अभी फिलहाल लगा दी गई हैं? ओमिक्रॉन का खतरा जो बढ़ा है उसमें प्रदेश की गाइडलाइन थी कि 1000 से ज़्यादा यदि एक्टिव केस किसी जनपद में होते हैं तो उनमें रेस्ट्रिक्शन थोड़े स्ट्रिक्टली लागू किए जाएं और थोड़े लोकल प्रतिबंध भी लगाए जाएं। उसी के अंतर्गत आज से कुछ प्रतिबंध वाराणसी में लोकल लगाए गए हैं, क्योंकि प्रतिदिन केस हमारे लगभग 370 से 390 के बीच में आ रहे हैं और एक्टिव केसेस 1600 से ज़्यादा हो गए हैं। उनको रोकने के लिए और ऐसे लोगों को संक्रमित होने से रोकने के लिए जिनके अनावश्यक आवश्यकता नहीं है घर से बाहर, रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। उनमें विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, जो बिना किसी इमरजेंसी के घर के बाहर ना निकले उनको एडवाइस किया गया है। बहुत अत्यंत आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो बाहर ना निकलें, संक्रमण से बचें। साथ ही ऐसी जगह जहाँ पे लोग आवश्यक कार्य से नहीं जाते हैं, जैसे 4 बजे के बाद विभिन्न प्रकार के पार्क हैं, खेल के स्टेडियम हैं, जो हमारे घाट हैं, गंगा के पार का एरिया है, उन जगहों पे किसी आवश्यक कार्य से जाना नहीं होता लोगों का 4 बजे के बाद, तो वो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। मॉर्निंग वॉक जो करते हैं, सीरियस जो हेल्थ अवेयरनेस के लोग हैं, उनके लिए जाना स्वतंत्र है, लेकिन शाम को ये पाबंदियां लगाई गई हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार की दुकानें, मार्केट, ऑफिसेज, उनमें कोविड हेल्प डेस्क बना के मास्क की प्रतिबंधिता लागू करने पर फोकस किया गया है। जो वायलेट करेगा 1 हफ्ते ऑब्जर्व करने के बाद उन पर कार्रवाई करने की इसमें निर्देश दिए गए हैं। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा में 4 सवारियां बैठे हैं, सभी मास्क लगा के बैठे हैं, ज़्यादा लोग ना हों, इनके बारे में मैसेजिंग की गई है और अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट की जाए, इसके ऊपर फोकस किया गया है। जो यात्री बाहर से आ रहे हैं डीएम साहब, वो रात में अपने टेम्पो का से आ सकते कि नहीं आ सकते हैं? रात्रि में 10 बजे से लेकर 6 बजे तक पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू है, लेकिन नाइट कर्फ्यू में बहुत पहले से स्टेट की गाइडलाइन है कि यात्रियों को परेशान नहीं किया जाता है। जो मिनिमम पॉसिबल रात को ट्रेन्स आती हैं, बसेज आती हैं, फ्लाइट आती हैं, उनके यात्री भी आए, उनकी टैक्सी भी चले, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि प्रतिबंध जो लगाए भी गए हैं उसमें इमरजेंसी आकस्मिकता का प्रावधान बाकायदा किया गया है। तो चाहे 10वीं क्लास से नीचे के बच्चे हों, चाहे 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हों या यात्री हों, उन सबको प्रतिबंध से छूट है। जो बाहर के यात्री आते हैं उनके लिए रेलवे को बस स्टैंड्स पे और एयरपोर्ट पे आज एक विशेष निर्देश भी जारी किए गए हैं कि लाइन लगा के उनकी एंट्री एग्जिट सुनिश्चित करवाएं, वहाँ पे कोविड हेल्प डेस्क खोलें, कुर्सियाँ दूर दूर लगा के उनको अच्छे से बिठवाएं, भीड़ भाड़ ना हो, जो टिकट काउंटर हैं उन पे भी दूरी मेंटेन रखें। ये निर्देश आज शामिल किए गए हैं। और इसके अलावा जो आप पूछ रहे हैं कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों के बारे में केवल एडवाइजरी जारी की है, किसी प्रकार का प्रतिबंध अभी नहीं लगाया गया है। एडवाइजरी जारी की गई कि पीक आवर्स जब उनके होते हैं वो खुद डिसाइड करेंगे, सुबह, दोपहर, शाम, कब उनके यहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है, उनमें वो लोगों की भीड़ को नियंत्रित रखें, लाइन लगवा के डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाएं, मास्क बांटें, स्टैगर्ड दर्शन करवाएं, एक साथ ज़्यादा भीड़ के दर्शन ना हो तो अलग अलग घंटों में अलग अलग संख्या निर्धारित करें। ये उन्हीं के ऊपर फिलहाल छोड़ दिया गया है। 10 दिन तक हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर किसी मंदिर या किसी धार्मिक स्थल या किसी भी प्रकार के ऐसी जगह जहाँ भीड़ कंट्रोल नहीं हो पा रही है, 10 दिन के बाद विचार करके उसकी व्यवस्था प्रशासनिक रूप से करवाने का प्रयास किया जाएगा। परंतु फिलहाल धर्मस्थलों को ऑप्शन दिया गया कि वो खुद निर्धारित कर ले इसकी व्यवस्था। टोटल कितने लोग इस चुनाव में लगेंगे और ईवीएम की संख्या कितनी होगी? हमारे यहाँ 3361 कुल पोलिंग स्टेशन हैं, तो 3361 ईवीएम लगेंगी, लेकिन 10% इसका रिजर्व भी रखा जाता है।
तो लगभग 350 के आसपास रिजर्व ईवीएम भी रहेंगी। और बैलेट यूनिट डिपेंड करती है कि कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं इलेक्शन में। 16 कैंडिडेट्स पे एक बैलेट यूनिट लगती है, तो सीयू तो हमारी लगभग लगेंगी 4000। इसके अलावा बीयू जो होंगी वो कैंडिडेट्स पे निर्भर करेगी। वीवीपैट की संख्या कंट्रोल यूनिट के बराबर ही होती है, तो वो भी लगभग 4000 होंगे। पोलिंग के कर्मचारी जो है लगभग 18000 ऐसे हैं जो सीधे पोलिंग पार्टीज़ के लोग होंगे। इसी तरह 9-10 हज़ार लोग होते हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के रूप में शामिल रहते हैं। इसी तरह जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट्स या अन्य प्रकार के लोग मिला लें तो 1000 करीब वो भी होते हैं। तो कुल मिला के 40,000 के आसपास रफली संख्या बनती है जो इलेक्शन के दिन डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट कराने में लोग इन्वॉल्व होते हैं। सारी मशीनरी की व्यवस्था है, ट्रेनिंग की सारी व्यवस्थाएं डिक्लेयर कर दी गई हैं, सारा डाटा कलेक्ट कर लिया गया है और अब जैसे जैसे समय अवधि उनकी आएगी उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग करा के इलेक्शन के कार्य में लगाया जाएगा। सर, आमतौर पे देखा जाता है कि जो शहरी कॉलोनीज होती हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज गांव की तुलना में कम होती है। इसको अवेयर करने के लिए कोई आप लोग की तरफ से अलग से प्लान है क्या? इसको करने के लिए बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एक फोकस्ड अप्रोच डेवलप की गई है। जो विधानसभाएं न्यूनतम वोटिंग वाली हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। हर विधानसभा में न्यूनतम 100 पोलिंग बूथ जिन पर सबसे कम पोलिंग हुई थी पिछले 2-3 इलेक्शंस में, उनके सारे नाम निकाल लिए गए हैं। अब उन क्षेत्रों में जाके उनको अवेयर करने का काम है, वो 1-2 दिन से चालू करेंगे। हम लोग 1 महीना पूरा अभियान चलाएंगे। जिन क्षेत्र में पोलिंग कम हुई है वहाँ पे जाके लोगों को बताएंगे, उनकी सभाएं कराना, उनको अवेयर करना, उनके जिम्मेदार लोगों को जोड़ना, युवाओं को जोड़ना। और वहाँ हर प्रकार से, चाहे पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, चाहे लाउड स्पीकर हो, चाहे पैम्फलेट बैनर पोस्टर बांटने हो या छोटी छोटी गोष्ठियाँ करानी हो, वो सारे कराए जाएंगे। हम लोगों का फोकस उन्हीं 100 पोलिंग सेंटर्स पे होगा, उन्हीं 100 पोलिंग बूथ पे होगा जो हर विधानसभा के न्यूनतम है। इस प्रकार 800 हम लोग पोलिंग बूथ छांट रहे हैं जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। अगर वो लोग बढ़ जाएं तो पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट की पोलिंग परसेंटेज मुझे लगता है 8-10% बढ़ सकती है। इसके साथ ही हम लोग इलेक्शन के कैंपेन के लिए स्टार कैंपेनर जैसे पॉलिटिकल पार्टी बनाती है उसी तरह हम लोग भी ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। 5 लोगों को छांटा गया है। इसके अलावा भी करीब 50 लोगों को हम छांटना चाहते हैं जिनका विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव है, जो लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। उनकी बाइट लेके FM के लोगों को जोड़ के, मीडिया हाउसेज को जोड़ के, आप लोगों को जोड़ के उनके माध्यम से हम लोग एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग देने के लिए आए। सर, एक सवाल और डिसेबल पर्सन और जो बुद्धिजीवी, जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो कोविड पेशेंट है या कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं, उनको वोटिंग के लिए घर पे जाने को घर पे वोटिंग करने का प्रावधान किया इलेक्शन कमीशन ने। आप लोग की तरफ से क्या तैयारियाँ हैं? पोस्टल बैलेट के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने पहली बार दिव्यांग वोटर्स को, 80 से ऊपर के उम्र के लोगों को और जो कोविड से प्रभावित लोगों को वोटिंग का ऑप्शन दिया है, उसकी सारी तैयारी हम उसी तरह करवा रहे हैं जैसे इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं। इन सब की वोटर लिस्ट हम लोग 1-2 दिन में इकट्ठी करके इनके ऑप्शन लेने का काम शुरू करेंगे। कोविड के जो लोग प्रभावित होंगे वो मिड फरवरी में हम डिसाइड करेंगे, लेकिन बाकी दोनों कैटेगरीज के ऑप्शन लेने का काम 2-3 दिन में चालू हो जाएगा। जितने भी लोग इसमें ऑप्शन देंगे कि उनकी घर से वोटिंग करवानी है, उनकी वोटिंग हम फरवरी के लास्ट हफ्ते में करवाएंगे। उनके लिए जितनी भी टीमों का गठन करना है वो रफली हमने उतने कर्मचारी आइडेंटिफाई कर लिए हैं। उन लोगों की अलग से ट्रेनिंग करानी, पोस्टल बैलेट छपवाने और उनको घर घर भेजने की व्यवस्था करनी, साथ में सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना। इन सब की व्यवस्था हम लोग एक टेंटेटिव संख्या मानते हुए ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे ही संख्याएँ फाइनल होंगी, जैसे बूथ और टीम्स की संख्या फाइनल होगी, उनको उस हिसाब से फील्ड में उतारा भी जाएगा। क्योंकि हमारा लास्ट फेज़ में इलेक्शन है, 7th फेज़ में है। बाकी फेजेस में ये व्यवस्था पहले लागू हो चुकी होगी, उससे और भी क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें किस तरह ये बेस्ट व्यवस्था पॉसिबल लागू करनी है। हमारी कोशिश ये होगी कि घरों पे जाके पूरी सुविधा के साथ लोगों की वोटिंग कराई जाए ताकि उन्हें बूथ पे आके किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सेम डे या पहले? इनकी पोलिंग पहले होती है क्योंकि 7 मार्च को तो केवल बूथ की पोलिंग होगी। जब कर्मचारियों की पोलिंग 24 फरवरी से चालू होगी पोस्टल बैलेट के माध्यम से, तभी इनकी पोलिंग शुरू की जाएगी। और टेंटेटिव जो डेट्स है इनकी पोलिंग की 24 से